हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 12 है, द लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, द प्रेरी एंड द वेल्ट। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है विथ एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, जो फर्स्ट आपका आता है नेम द फॉलोइंग, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द रिवर दैट ड्रेन द प्रेरीज इन द यूएसए एंड कनाडा। तो यहाँ पर आपका मिसिसिपी और जो सस्केचुआन जो रिवर्स है, ये जो दोनों जो है ड्रेन होते हैं कहाँ पर, यूएसए और कनाडा में। 10 सेकंड नंबर आता है थ्री फार्मिंग मशीन्स यूज फॉर एक्सटेंसिव फार्मिंग इन द प्रेरी। तो वो आपके जो ट्रैक्टर्स है, सीड ड्रिलर्स है, वीडर्स है, कटर्स है। तो इनमें से आपको थ्री जो फार्मिंग जो मशीन्स है जो यूज किए जाते हैं वो नोट डाउन करने हैं। थर्ड आता है द सब रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर रेड ग्रास ग्रोस। तो ये आपके कहलाते हैं बुश वेल्ड्स। देन नेक्स्ट आएगा आपका फोर्थ नंबर का अ प्लेस वेयर डायमंड इज माइंड इन साउथ अफ्रीका। तो वो है आपका किम्बरले। देन नेक्स्ट आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है और फॉल्स स्टेटमेंट है, उसको करेक्ट भी करने हैं। फर्स्ट में आप देखिए द प्रेरी इज फ्लैंक्ड बाय द रॉकीज इन द वेस्ट एंड द ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन इन द ईस्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट करेक्ट करेंगे तो क्या होगा, द प्रेरीज आर फ्लैंक्ड बाय द रॉकीज इन द वेस्ट एंड द अपलेंशियन माउंटेन इन द ईस्ट। तो ये आपके करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। देन सेकंड आता है लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड ranches आर कॉमन इन द प्रेरीज। तो ये आपका क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन थर्ड आपका आता है मोस्ट रेनफॉल इन द वेल्ट्स अकर ड्यूरिंग द समर मंथ बिटवीन अप्रैल एंड जून। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। करेक्ट करेंगे तो क्या होगा, मोस्ट रेनफॉल इन द वेल्ट्स अकर इन द समर मंथ बिटवीन नवंबर एंड फेब्रुवरी। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट कर दिया हमने। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ, अंगोरा गॉड्स आर रेयर्ड इन साउथ अफ्रीका फॉर देयर वूल लेदर एंड मीट। में जो अंगूरा गाट है उसको साउथ अफ्रीका में रियर किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आएगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर हम देखते हैं द प्रेरी कैन बी फाउंड इन दिस कंट्रीज। इनमें से कौन से कंट्रीज है जहां पर प्रेरी पाया जाता है, तो वो ए हो जाएगा यूएसए और कनाडा में। देन सेकंड देखिए, आपका सेकंड नंबर है एसरेशनल रीजन वाले क्वेश्चन है। आपको पता है इसे आंसर कैसे देने हैं, पहले एसरेशनल रीजन को डीपली अंडरस्टैंड करने हैं, फिर ऑप्शन चूज करने हैं। एसरेशन में द प्रेरीज आर मार्क्ड बाय द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। देन रीजंस बताया गया था चिनूक ब्लो ईस्टवर्ड फ्रॉम द रॉकी माउंटेन्स हियर। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप देखिए, तो इनमें से हम जो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं वो डी हो जाएगा। बहुत ए एंड आर ट्रू है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है किसका, ए का। देन थर्ड आता है द वेल्स इन साउथ अफ्रीका इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स। में जो साउथ अफ्रीका में जो वहां पर जो वेल्स है, वहां पर जो रिवर जो क्या किए जाते हैं, ड्रेन किए जाते हैं। तो कौन कौन से रिवर्स हैं, तो आप जो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑरेंज एंड लिम्पोपो जो रिवर्स है वो ड्रेन होता है जहां पर वेल्स गुजरते हैं। देन नेक्स्ट आएगा आपका फोर्थ नंबर का December and January are the hottest month in the world. Choose the reason that best explain why। मीन्स जो दिसंबर और जनवरी वो हॉटेस्ट मंथ होता है वर्ल्ड में, तो क्यों होता है, तो इससे रिलेटेड फोर आपके ऑप्शंस है। करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा ए, वार्म ओशियन करेंट वाज द कोर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। देन नेक्स्ट आपका आएगा फिफ्थ नंबर, कुडू इज अ काइंड ऑफ। कुडू क्या है, तो वो एक टाइप्स का क्या है, बी ऑप्शन एंटीलोप्स फाउंड इन द वेल्स। मतलब वेल्स में जो एंटीलोप्स पाए जाते हैं उसकी एक जो प्रजाति है, टाइप्स है, क्या है, कुडूस। देन नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर का पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एक्सपीरियंस अ थ्रिविंग इकोनॉमी। चूज द ऑप्शन इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए आपके जो डिफरेंट जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जो थ्रिविंग इकोनॉमी होने का रीजन है कि साउथ अफ्रीका में रिच डिपॉजिट जो प्रीशियस मिनरल्स है जिसमें कोल और डायमंड है वो है, वे जो रिजर्वर्स आपको मिलते हैं कोल और आयरन के। देन आपके मिक्स ऑफ फार्मिंग है प्रैक्टिस किया जाता है यहाँ पर, कहाँ पर, वो किया जाता है आपके साउथ अफ्रीका में। लास्ट पॉइंट है वो नहीं होगा क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मरीनो ऑयल का, है ना। देन नेक्स्ट आपका आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ब्रीफ ब्रीफ में आंसर देने हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए
फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट फैक्टर्स हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो इसमें आपका फर्स्ट आंसर है आपका थ्रू क्लाइमेट्स एंड soil have led to the formation of temperate grassland. Scientists believe that human activities like large-scale deforestation for cultivation have also led to the formation of these grasslands. Means जो क्या फैक्टर्स है फॉर्मेशन होने का टेम्परेट ग्रासलैंड का, तो वहां का जो क्लाइमेट्स है और जो सॉइल है उससे कहीं ना कहीं ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड होता है। बट साइंटिस्ट कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा स्केल पर जो डिफोरेस्टेशन में पेड़ों की कटाई कर दिया गया उसके कारण से भी ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसका फॉर्मेशन हो सकता है। देन सेकंड आता है द क्लाइमेटिक कंडीशन इन द कैनेडियन प्रेरी आर मोर एक्सट्रीम देन दोस इन द प्रेरी ऑफ यूएसए, हाउ विल यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आंसर देखिए इसमें क्या है कि जो एज इट इज लोकेटेड इन द इंटीरियर एंड इट snows heavily, the climate of Canada is more extreme than in the prairies of USA। मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है कनाडा प्रेरी का जो है वो ज्यादा एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज्यादा जो है खतरा, वहां पर ज्यादा कठिन जो स्थिति देखने को मिलती है। उसका रीजन है कि भाई जो कनाडा वाला जो रीजन है वो ज्यादातर इंटीरियर पार्ट में लोकेटेड है और वहां पर जो स्नो है वो ज्यादा फॉल होता है, जिसके कारण से कनाडियन जो प्रेरीज है वहां पर हमें ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन आएगा व्हाई इज द प्रेरी समटाइम्स रेफर्ड टू एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द यूएसए। मतलब जो प्रेरी वाला जो एरिया है तो उसको ब्रेड बास्केट क्यों कहा जाता है। तो आंसर आप देखिए द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इज सो हाई इन द प्रेरीज दैट द रीजन इज ऑफ्टन कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द यूएसए। द सरप्लस इज इवन एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज। मतलब जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो ये जो प्रेरीज जो यूएसए वाला जो एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से इसको ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ब्रेड बास्केट की संज्ञा दी जाती है कि यूएसए को, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो सरफर्स जो फूड जो प्रोडक्शन होता है उसको डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करता है यूएसए। देन फोर्थ क्वेश्चन आएगा आपका डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द वेल्स। वेल्स का जो लोकेशन आपको बताने हैं। सो द वेल्स लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर between 25 degree south and 37 degree south covering extensive part of South Africa। में जो वेल्स है तो वो पूरी तरीके सदर्न हेमिस्फीयर में है, जिसका जो लोकेशन हम देखें तो वो 25 डिग्री साउथ से लेकर 37 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है, जो कि ज्यादातर पार्ट साउथ अफ्रीका में आता है। दिस रोलिंग फेस्चर स्ट्रेस ओवर अ वास्ट प्लेटू सिचुएटेड 600 to 1100 मीटर्स अबव मेन सी लेवल। मतलब जो ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर्स है जो प्लेटूज एरिया है जो 600 से लेकर आपके 1100 मीटर मेन जो सी लेवल से ऊपर हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर आएगा आपका व्हाट आर द टू कैटल ब्रीड्स राइज्ड इन साउथ अफ्रीका फॉर वुल्स। में जो साउथ अफ्रीका में वुल्स के लिए वो दो कौन से जो प्रजाति के जो कैटल्स है जिनको पालन किया जाता है। तो द मरीनो सिप्स एंड द अंगोरा जो गॉड्स है इन दोनों को जो है साउथ अफ्रीका में पाला जाता है वुल्स के लिए। देन नेक्स्ट आपका जो आता है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। मींस आपको डिटेल में आंसर देने हैं। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चंस आप देखोगे डिस्क्राइब द थ्री टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन द प्रेरीज। मतलब प्रेरीज एरिया में कौन कौन से डिफरेंट थ्री टाइप के जो एग्रीकल्चर जो है फार्मिंग जो है प्रैक्टिस किया जाता है। सो द मेन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो थ्री मेन टाइप जो प्रैक्टिस किया जाता है प्रेरीज में वो आपका आएगा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इन प्रैक्टिस इन एरिया वेयर द rainfall is above 50 centimeter and the soil is fertile। Here farmers use scientifically treated seeds and modern machinery। मीन्स जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में जहां पर जो 50 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल्स होता है वहां पर और साथ ही साथ फर्टाइलिटी ज्यादा पर सॉइल पर मिलती है वहां पर एक्सटेंसिव जो एग्रीकल्चर किया जाता है। फार्मर्स है वो साइंटिफिकली जो ट्रीटेड जो सीड्स है मॉडर्न मशीन्स है उनका यूज करते हैं। सेकंड टाइप्स की हम फार्मिंग देखें तो हिली जो रीजन्स है वहां पर काउंटर फ्लगिंग और जो टेरेस जो फार्मिंग है वो प्रैक्टिस किया जाता है, जो कि लार्ज स्केल पर किया जाता है। इसमें क्या होता है इन द वेस्ट एंड रिलेटिवली फ्लैट प्लेन्स स्ट्रिप क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस। मतलब और जहां पर जो फ्लैट जो प्लेन्स वगैरह मिलता है तो वहां पर स्ट्रिप क्रॉपिंग किया जाता है और जो प्रोडक्शन होता है फ्रूट ग्रेन का वो सो हाई मतलब बहुत ज्यादा होता है दैट द प्रेरी समटाइम्स कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द यूएसए। इसी कारण से जो प्रेरीज वाले जो रीजन है उसको ब्रेड बास्केट कहा जाता है यूएसए का।
देन जो थर्ड टाइप का जो फार्मिंग है वो आता है आपका डेयरी फार्मिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हियर द हाई productivity of the agriculture and dairy industries has given rise to many leading food processing industries in this part of the world. तो डेयरी फार्मिंग भी यहाँ पर किया जाता है और जो हाई जो प्रोडक्शन चाहे वो एग्रीकल्चर का हो चाहे डेयरी का हो, जिसके कारण से यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर लोकेटेड है और वर्ल्ड में लीडर है ये। तो ये फर्स्ट के आंसर हुए। देन सेकंड हम क्वेश्चन देखें आपका कि द वेल्स फेवर एनिमल्स रेयरिंग एंड माइनिंग मोर देन इट डज एग्रीकल्चर वैलिडेट दिस स्टेटमेंट। मतलब जो वेल्स वाले रीजन है तो वहां पर एनिमल जो पशुपालन है वो ज्यादा किया जाता है और जो माइनिंग किया जाता है एग्रीकल्चर है वहां पर कम होता है। तो इसका आपको आंसर रीजन बताने हैं। तो आंसर में देखिए द सॉइल ऑफ द वेल्स इज नॉट सो फर्टाइल। मतलब जो वेल्स वाला रीजन है तो वहां का सॉइल उतना ज्यादा फर्टाइल नहीं है। सो मोरओवर इट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत कम ही रेनफॉल होता है। देयरफॉर जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है यहाँ पर हियर इज लिमिटेड टू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, व्हीट, बार्ली, ओट्स, पोटैटो, कुकुम्बर। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स हैं वो बहुत कम टाइप के जो फूड जो क्रॉप्स हैं वो उगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप डिफरेंट जो क्रॉप्स आपने देखा, साथ ही साथ कुछ जो कैश जो क्रॉप्स है जिसमें टोबैको, कॉटन और कोकोआ जो आता है उनको उगाया जाता है। देन द वेट्स इज मोर सुटेबल फॉर कैटल रेयरिंग। मतलब वेट्स वाला जो रीजन है तो वो कैटल रेयरिंग के लिए ज्यादा सुटेबल है। इन द रेनी एंड warm regions, large scale cattle rearing support the dairy industries and the dairy products are produced for both the domestic and international market. मतलब वेल्ट्स में जो कैटल रेयरिंग ज्यादा सुटेबल है, रेनी और वार्म रीजन होने कारण से यहाँ पर कैटल रेयरिंग जो है या जिसके कारण से डेयरी इंडस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो डेयरी जो प्रोडक्ट्स है वो डोमेस्टिक मतलब आसपास के एरिया के साथ ही साथ जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर भी शेयर किया जाता है। देन द वेल्स इन रिच इन मिनरल्स। वेल्स जो है मिनरल्स में भी रिच है। द वेस्ट रिजर्वर ऑफ कोल एंड आयरन हैव लेड टू द ग्रोथ ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पर जो रिजर्वर है जिसके कारण से आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में रिच डिपोजिट्स हमें प्रीशियस जो मेटल मिनरल्स है जिसमें आपके गोल्ड और डायमंड्स है वो भी देखने को मिलता है। डायमंड का जो ट्रेड होता है, ट्रेड इन डायमंड्स हैज हेल्प्ड दिस पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एक्सपीरियंस रैपिड डेवलपमेंट इन अ शॉर्ट पीरियड्स। मतलब जो डायमंड का जो ट्रेड हुआ जिसके कारण से ये जो साउथ अफ्रीका है वो बहुत ज्यादा जल्दी से ग्रो कर पाया, क्योंकि हमें पता है कि जो डायमंड कितना कॉस्टली कितना महंगा होता है। तो ये आपके सेकंड के आंसर हुए थे। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड नंबर का, डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द एनिमल लाइफ ऑफ द प्रेरीज एंड वेल्स। मतलब जो प्रेरी और जो वेल्स है तो वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन और एनिमल लाइफ है दोनों में डिफरेंसेस बताने हैं। सो आंसर में आपका आता है द क्लाइमेट्स ऑफ द प्रेरीज and the whales are very different from each other. The wildlife of the two places also varies greatly. मतलब दोनों का जो climatic condition जो है और साथ ही साथ वहां का जो वाइल्ड लाइफ है दोनों हमें वेरियस देखने को मिलता है। प्रेरीज की हम बात करें सो द प्रेरीज आर मार्क बाय द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें आप देखोगे तो समर है वार्म होता है और एवरेज टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। द विंटर है वो एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है जहां पर टेम्परेचर फॉलिंग बिलो -20 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो विंटर में एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है और -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। देन द रीजन एक्सपीरियंस मॉडरेट रेनफॉल्स ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर एनुअली। मतलब 50 सेंटीमीटर के आसपास एनुअल रेनफॉल होता है जो कि बहुत कम है। दिस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन द प्रेरीज सपोर्ट वाइल्ड लाइफ लाइक द अमेरिकन बफेलो और बाइसन, बैदगर, कोयोटे, एंटीलोप्स, प्रेरी डॉग्स, रैबिट्स एंड गोफर। तो ये जो एनिमल्स है यहाँ पर प्रेरीज में पाए जाते हैं। हम जो वेल्स की बात करें सो द वेल्स समर आर शॉर्ट। समर जो है बहुत छोटा होता है बट वार्म और वेट होता है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल्स अकोर ड्यूरिंग समर। इस जो समर में ही यहाँ पर रेनफॉल्स होता है बिटवीन नवंबर से लेकर फरवरी के बीच। विंटर्स आर देखोगे तो विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई। मतलब विंटर है वो कोल्ड और ड्राई होता है with temperature rising between 5 डिग्री एंड 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो कोल्ड और ड्राई होने के साथ ही साथ जो टेम्परेचर का जो रेंज है वो 5 डिग्री से आपके जो 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। हाई वेल्स में देखोगे तो इन द हायर एल्टीट्यूड्स रिमेन कूल थ्रू आउट द ईयर। मतलब जो हाई जो वेल्स है तो वहां पर जो ऊंचाई वाला जो भाग है वहां पर आप देखोगे तो हमेशा जो है ठंडा जो है रहता है। और this climate support wildlife like zebra, black rhinos, antelopes, leopards,
लायंस एंड चीतास। तो इस टाइप के जो वाइल्ड लाइफ जो है आपके वेल्स में पाए जाते हैं। तो ये जो दोनों के जो है क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ, डिफरेंसेस हुए। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ नंबर का, व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ द प्रेरी एंड द वेल्स, विच ऑफ द टू इकोनॉमीज वुड यू से इन मोर एग्रेरियन एंड विच मोर इंडस्ट्रीज बेस्ड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मींस जो आप हमें जो है प्रेरीज और वेल्स के पीपल्स के बारे में क्या पता है उसके बारे में बताने हैं, और वहां के जो इंडस्ट्रीज बेस्ड या फिर एग्रेरियन है ये हमें बताने हैं। तो चलिए आंसर हम देखते हैं आपका, कि जो सम ऑफ जो इंपॉर्टेंट जो इंडिजिनस जो पीपल्स है जो प्रेरीज में हमें देखने को मिलता है वो है आपके एनिसी नाबे, और आपके जो मैनिटोबा है, आपके जो अपाचे है, क्री है, ब्लैकफुट है और डकोटा है, ये जो इंडिजिनस जो पीपल्स हैं वो हमें प्रेरीज में देखने को मिलता है। मोस्ट लाइफ इज अ रिजर्वेशन टुडे, मतलब जो मोस्ट जो लाइफ ये जो रिजर्वेशन है और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो शेल्टर्स मेक अप मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस। Like the prairies, the West was inhabited by the indigenous types like San, but today's people of different communities live and work here। मतलब प्रेरीज में जैसे डिफरेंट जो इंडिजिनस पीपल्स मिलते हैं, बट बाकी जगह वहां पर भी जो रिजर्वेशन के थ्रू आप देखोगे तो बहुत सारे जो यूरोपियंस वहां पर सेटलर्स हमें देखने को मिल जाता है। उसी तरीके से जो वेल्स हैं वहां पर भी इंडिजिनस जो ट्राइब्स जैसे सैन है वो देखने को मिलता है, बट वहां पर भी अदर पार्ट्स के जो यूरोपियंस वगैरह हमें देखने को मिल जाता है जो वहां पर रहते हैं और काम करते हैं। देन द fertile soil and vast plain in the prairies favor agriculture and so people practice intensive agriculture, terrace farming and strip cropping। मतलब जो फर्टाइल सॉइल वाला एरियाज है, प्लेन एरियाज है, वहां पर एग्रीकल्चर होता है, जहां पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है, टेरेस फार्मिंग किया जाता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है। साथ ही साथ जो कैटल रेयरिंग इन द रैंचेस एंड द डेयरी फार्मिंग आर इंपॉर्टेंट और अदर इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। यार मतलब वहां पर पशुपालन किया जाता है, डेयरी फार्मिंग जो इंपॉर्टेंट है आपका, वहां पर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है। बिसाइड्स पीपल्स हियर आल्सो एंगेज इन माइनिंग एज द रीजन हैज रिच डिपॉजिट ऑफ कोल एंड आयरन। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप देखोगे तो जो रीजन है तो वहां पर रिच मिनरल डिपॉजिट मिलता है, जिसके कारण से कोल और आयरन बेस्ड जो इंडस्ट्रीज भी वहां पर डेवलप हुआ है। देन हम बात करें बिकॉज ऑफ इट्स पुअर सॉइल एंड लो रेनफॉल इन द वेल्ड्स, मतलब वेल्ड्स की हम बात करें तो वहां पर सॉइल है पुअर है और रेनफॉल्स हमें लो देखने को मिलता है। इसके कारण से एग्रीकल्चर है वहां पर लिमिटेड है और जो सिर्फ फर्टाइल एरिया है वहां पर ही एग्रीकल्चर किया जाता है। देन हियर इंडस्ट्री बेस्ड एक्टिविटीज लाइक डेयरी फार्मिंग, वहां पर डेयरी इंडस्ट्रीज है, मिक्स फार्मिंग है, माइनिंग है, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखने को मिलता है कहां पर, वेल्स में। तो इस तरीके से ये प्रेरी और वेल्स रिलेटेड आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक पैसेज आया है, इसको हमें रीड करना है और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए हम डायरेक्टली जो है आप इसको रीड कीजिए और सर्च करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो मैं डायरेक्टली सीधा आंसर में चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिजिनल प्रेरीज। तो इसमें आंसर हो जाएगा फार्मर्स ऑफ द रीजन्स स्टार्टेड यूजिंग ट्रैक्टर्स टू प्लाउ द लैंड एंड इग्नोर द नेचुरल इकोलॉजी ऑफ द ग्रासलैंड फ्रॉम द 1930s। दिस रिमूव द ओरिजिनल पेरीज ग्रास एंड एक्सपोज द सॉइल। मतलब जो फार्मर्स है वो यहाँ पर जो है ट्रैक्टर के थ्रू प्लाविंग करने लगे, मशीनों का यूज होने लगा, तो जो ग्रास लैंड की जो नेचुरल इकोलॉजी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और फाइनली जो है वहां पर जो ओरिजिनल जो प्रेरी जो ग्रास है वो रिमूव होने लगे। देन अकॉर्डिंग टू यू हाउ इज डस्ट डिफरेंट फ्रॉम सॉइल। अब जो डस्ट है वो सॉइल से कैसे डिफरेंट होता है, तो आंसर में आपका आ जाएगा डस्ट हैज नो मिनरल्स एंड इज नॉट फर्टाइल व्हाइल सॉइल इज फर्टाइल एंड कैन होल्ड द रूट्स ऑफ ट्रीज। मतलब जो डस्ट होता है तो वहां पर कोई भी मिनरल्स नहीं होते हैं और उसमें कोई फर्टिलिटी नहीं होता है, बट सॉइल में फर्टिलिटी होता है और जो वो जो ट्रीज के जो रूट्स हैं उसको वो होल्ड करके पकड़ के रखता है। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का, विच नेचुरल प्रोसेस इज डिस्क्राइब बाय द लाइन द सॉइल टर्न टू डस्ट एंड वाज ब्लोन अवे बाय द विंड्स। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड आंसर हो जाएगा द नेचुरल प्रोसेस ऑफ इरोजन इज डिस्क्राइब बाय द लाइन। मतलब जो नेचुरल जो प्रोसेस होता है इरोजन का उसके थ्रू जो है डिस्क्राइब किया जाता है कि भाई क्या होता है, सॉइल है वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और विंड उसको उड़ाकर ले जाता है। देन व्हाट स्टेप्स वेयर टेकन टू रिस्टोर द प्रेरीज। अब जो प्रेरीज को रिस्टोर करने के लिए क्या स्टेप लिया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा इट टुक सेवरल इयर्स ऑफ सस्टेन्ड एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट
before the land could be reclaimed and the ecological balance restored. The government took to educating farmers on soil conservation and encourage them to follow sustainable methods of farming. मतलब जो रिस्टोर होने में प्रेरीज को जो क्या हो जाता है सेवरल ईयर्स लग जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि भाई इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाना और पुराने जैसे जो सॉइल की फर्टिलिटी लाना पाना इसमें मुश्किल है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उनको एजुकेट करना चाहिए कि इनको फार्मर्स को, ताकि जो सॉइल कंजर्वेशन हो और सस्टेनेबल मेथड से फार्मिंग किया जा सके। तो इससे जो है आपके केस बेस्ड क्वेश्चन रहे और इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा चुका है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो मुझे पता है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपके चैनल के माध्यम से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।